दोस्तों, जब भी हम इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं तो हमें सिर्फ नदियों, पहाड़ों या रेगिस्तानों को नहीं गिनना चाहिए। हमें ये बात भी समझनी होगी कि ये सारी चीज़ें बनी कैसे हैं और इनका आपस में क्या रिश्ता है। उसका कारण ये है कि ये जितनी भी चीज़ें आपको दिखती हैं, पहाड़ हो गए, रेगिस्तान हो गए, ये जो है हमारे देश के इतिहास यानी हिस्ट्री, संस्कृति यानी कल्चर और अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को भी अच्छी तरीके से प्रभावित करते हैं। तो इसी को समझने के लिए हम इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन समझने की कोशिश करेंगे, यानी भौगोलिक विभाजन देखने की कोशिश करेंगे। तो देखो, इंडिया को बेसिकली 6 भागों में आप तोड़ सकते हो। 6 भागों में आपको इंडिया की ज्योग्राफी अलग अलग नजर आएगी। सबसे पहले आते हैं भारत के माउंटेन्स की तरफ, जिसमें भी हिमालयास रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय श्रेणी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हिमालयास आपको ट्रांस हिमालय के रूप में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी शामिल है। उसके बाद ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास, आउटर हिमालयास और पूर्वांचल। इसके अंदर आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख सब कुछ कवर हो जाता है। ये पूरा हिस्सा माउंटेन रेंज है। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये सिर्फ एक श्रृंखला नहीं है, एक रेंज नहीं है, बल्कि ये एक तरीके की झुर्री है। हुआ ये था कि जब भारतीय प्लेट यानी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई, जो आज भी आगे बढ़ रही है, उसकी वजह से ये जो पहाड़ है ये ऊपर उठ गए एकदम पट्टी की तरह। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बूढ़े आदमी के ऊपर झुर्री उठती है ना, इसे झुर्री बाहर आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही ये पहाड़ बाहर आ गए। या यूं कह लो कि यहाँ की जमीन सिकुड़कर ऊंची उठ गई, क्योंकि ऊंचे उठने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। और आज भी ये जमीन ऊंची उठ रही है, मतलब इस पहाड़ की ऊंचाई अभी भी बढ़ती चली जा रही है हिमालय से। यही कारण है कि इस इलाके में भूकंप यानी अर्थक्वेक्स भी आते रहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पहाड़ है ये सिर्फ एक उत्तरी सीमा नहीं है, बल्कि इस देश भारत के लिए, इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। वो ऐसे कि ये जो है हमारे देश का क्लाइमेट तय करते हैं, मतलब हिमालयास हमारे देश का क्लाइमेट तय करते हैं। अब आप कहोगे कैसे? वो ऐसे क्योंकि अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो दूसरी तरफ आपको रशिया नजर आएगा ऊपर की तरफ, और रशिया में मौजूद है सर्बिया का इलाका, और सर्बिया जो है एक बहुत ठंडा इलाका है। तो जब भी सर्बिया से जमा देने वाली ठंडी हवाएं उठती हैं, उन हवाओं को रोकने का काम हिमालय करता है, और हमारा जो जलवायु है, हमारी जो क्लाइमेट है, वो संरक्षित रहता है। दूसरा ये है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, साउथ वेस्टर्न मानसून आता है, उसकी हवाओं को भी हिमालय ही रोकता है, और इस वजह से भारत में बारिश होती है, जिससे कि हमारे खेत जो हैं वो लहराते रहते हैं। और तीसरी बात यह है कि कुछ लोग इसको जल मीनार भी मानते हैं। जाहिर सी बात है, ऊपर ग्लेशियर जमे हुए हैं, उन्हीं ग्लेशियरों से गंगा और इसके अलावा और भी बहुत सी नदियां निकलती हैं, जो कि हमारे लिए जीवन वाहिनी का काम करती हैं। तो इतिहास में हुई एक इम्पॉर्टेंट घटना कि इंडियन प्लेट आके यूरेशियन प्लेट से टकराई, उसकी वजह से भारत बस गया एक तरीके से। तो अब आप सोच सकते हो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरे आते हैं भारत के उत्तरी मैदान, यानी कि जो नॉर्थ प्लेन्स हैं वो। ये जो प्लेन्स हैं इनकी भी एक अच्छी कहानी है। अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि बस ये एक उपजाऊ इलाका है, जबकि ऐसा है नहीं। जब ये घटना हुई कि जब हिमालयस बने, तो हिमालय के निर्माण के टाइम पे उसके सामने एक पूरा गड्ढा तैयार हो गया। वो इसलिए कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है, जब धंसती है, तो उसके सामने एक गड्ढा बन जाता है। ये जो मैंने आपको हाल ही की वीडियो के अंदर भी समझाया था कि रिंग ऑफ फायर में मैंने आपको समझाया था, अगर आपने वीडियो देखी हो तो समझ में आ जाएगा कि एक गड्ढा तैयार हो जाता है। यहाँ पर भी एक गड्ढा बन गया। अब हुआ ये कि जो 12 नदियाँ हैं जो बहती हुई आती हैं ऊपर से, गंगा और भी टाइप की नदियाँ आती हैं, वो अपने साथ गाद लेके आई, मिट्टी लेके आई, जिसको आप जलोढ़ मिट्टी कहते हो। वो जलोढ़ मिट्टी जो है यहाँ पे आके सेट हो गई, और उसी से मैदान तैयार हुए। मैं आपको बता दूं कि ये जो मैदान है आपको पंजाब, हरियाणा, थोड़े बहुत राजस्थान में, और पूरे गंगा का मैदान, और साथ ही नॉर्थ ईस्ट में आप जाओगे ब्रह्मपुत्र तक, तो ब्रह्मपुत्र का मैदान भी देखने को मिलेगा। इस पूरे गड्ढे को नदियों ने ही भरा है, और नदियों ने ही इसको एक मैदान बनाया है। ऐसा समझ लो कि बच्चा जब रेंगता है तो बच्चे के लिए एक तरीके का प्लेग्राउंड बन जाता है। तो एक प्लेग्राउंड है ये, उसके अंदर मिट्टी सेट होती चली गई। ऐसी भी जगहें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जहाँ पे आपको 1-1 किलोमीटर तक सिर्फ जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। तो आप सोच सकते हो कि ये बहुत गहरा था। इसको कितने सालों के अंदर, करोड़ों सालों के अंदर नदियों ने इसको भरा है, और मैदान तैयार हुआ है, और यहीं आज हमारे खेत लहराते हैं। तीसरे आते हैं प्लेट्यूस, जिसको आप प्रायद्वीपीय पठार कह सकते हो। ये जो हैं भारत की आत्मा माने जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हिमालय जो हैं वो तो टकरा के बने हैं, ट्रांस हिमालय को छोड़ के जो आगे के हिमालय हैं वो तो टकराने की वजह से बने हैं। टेक्टोनिक प्लेट टकराई, इस वजह से पहाड़ बन गए। इसके अलावा जो उत्तरी मैदान हैं वो भी बाद में बने हैं कि भाई नदियों ने इनको बनाया है। लेकिन ये जो पठार हैं, ये जो प्लेट्यू हैं, ये बहुत पहले से भारत की भूमि पर है।
तब से जब ये भारत का हिस्सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। बहुत पहले आपको पता है एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था गोंडवाना लैंड, वहीं से भारत की ये प्लेट टूट के आई थी। उस वक्त से या फिर उससे भी पहले से भारत का ये जो प्लेट्यू वाला हिस्सा है ये मौजूद है। यही कारण है कि इसको प्राचीन भारत या फिर भारत की प्राचीन आत्मा भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लेट्यू हैं ये बने हैं आग्नेय चट्टानों से। ऐसी चट्टानें जो लावा से बनी है, मतलब लावा बाहर आया, ठंडा हो गया, चट्टान बन गया। इस तरीके से लाखों करोड़ों अरबों सालों के अंदर ये पूरा प्लेट्यू तैयार हुआ है। खास बात क्या हुई? खास बात ये हुई कि ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले खनिज जो हैं वो इस प्लेट्यू के अंदर पाए जाते हैं। यानी इस इलाके में आपको लोहा, कोयला, मैग्नीज और बॉक्साइट जैसे खनिज देखने को मिलेंगे। झारखंड के हिस्से के अंदर जाओगे तो यहाँ यूरेनियम भी देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो प्लेट्यू का है। यहाँ पे आपको सेंट्रल हाईलैंड देखने को मिलेंगे, दक्कन का पठार देखने को मिलेगा और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू भी देखने को मिलेगा जो शिलोंग के अंदर मौजूद है। तो इस पूरी जगहों पे खनिज ही खनिज है। यही कारण है कि भारत का जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है वो इस इलाके पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि मेनली कच्चा माल तो यहीं से निकलता है। तो उस कच्चे माल का इस्तेमाल करके चीज़ें बनाई जाती हैं। एक खास बात यह है कि इन पठारों, इन प्लेट्यूज़ में से कुछ एक इम्पॉर्टेंट नदियाँ भी निकलती हैं। एक है नर्मदा, एक है ताप्ती। ये दोनों ही नदियाँ किस तरफ बहती हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं। मतलब पूर्व से, या फिर समझ लो कि सेंटर से पश्चिम की ओर जाती हैं और ये जाते जाते कहाँ पे गिरती हैं? अरब सागर के अंदर गिरती हैं। फिर हम बात करते हैं भारत के कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय मैदानों के बारे में। अब आपको पता है कि भारत के दो कोस्टल प्लेन्स हैं, एक तो है ईस्ट की तरफ और एक है वेस्ट की तरफ। वेस्टर्न प्लेन्स में आपको कच्छ, काठियावाड़, गुजरात, कोंकण और मालाबार देखने को मिलेंगे और ईस्टर्न के अंदर आपको नॉर्दर्न सरकार्स और कोरोमंडल देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये पूरा इलाका जो है वो तटीय मैदान कहलाता है। मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है। पश्चिमी तट में ऐसा होता है कि सह्याद्री पर्वतमाला चलती चलती सीधे समुद्र से मिलती है, अचानक पहाड़ जो है वो समुद्र से मिल जाते हैं। वहीं जो पूर्वी तट है यहाँ पर नदियाँ बहती हैं, मतलब इस तरफ नदियाँ आती हैं, महानदी आ गई, गोदावरी आ गई, कृष्णा आ गई। उस वजह से इस इलाके के अंदर आपको थोड़ा मैदानी एरिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ के जो मैदान है वो थोड़े ज़्यादा चौड़े हैं, तो चौड़े मैदान आपको देखने को मिलेंगे। मेनली ये सारे मैदान जो हैं वो डेल्टा कहलाते हैं, जैसे कृष्णा नदी का डेल्टा हो गया, गोदावरी का डेल्टा हो गया। तो ये सब डेल्टा है जहाँ पे अच्छी खासी खेती होती है। फिर आता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी कि भारतीय मरुस्थल, थार मरुस्थल, थार रेगिस्तान, जो आपको वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात के थोड़े बहुत हिस्सों में देखने को मिलेगा। ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा सूखा है, रेत से भरा हुआ है और इसका सबसे बड़ा कारण है अरावली पर्वत श्रृंखला। मैं आपको एक अलग वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरीके से अरावली पर्वत श्रृंखला की वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होती है। वैसे तो बारिश इसलिए नहीं होती है क्योंकि मानसूनी हवाओं को एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है और तब तक वो अपनी नमी खो बैठती हैं। तो ऐसे में यहाँ ज़्यादा पानी पहुँचता नहीं है, इसीलिए जो एरिया है वो मेनली सूखा और रेगिस्तानी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। यहाँ पे भी आपको जीव जंतु देखने को मिलेंगे, पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, यहाँ तक कि यहाँ पर लोग भी रहते हैं और बिल्कुल आराम से रहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ कई सारी परियोजनाएँ चल रही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का वातावरण काफ़ी जटिल है और लोगों ने अपने आप को इस तरीके से बना लिया है कि वो इस वातावरण में रह पा रहे हैं। यानी कि ऐसा समझ लो कि किसी भी देश के किसी भी हिस्से से कोई व्यक्ति आए वो यहाँ बड़ी मुश्किल से रह पाएगा, और कहीं फिर भी रह ले, लेकिन यहाँ रहने के लिए एक स्पेशल कला चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ एरिया बहुत ही ज़्यादा सूखा है। तो ये तो हो जाते हैं भारत की मुख्य भूमि के 5 हिस्से। एक छठवां हिस्सा और आता है जो कि है हमारे द्वीप समूह। एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि पानी में डूबी हुई एक पर्वत श्रृंखला है, उसका शिखर माना जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी श्रृंखला जो है वो पानी के अंदर डूबी हुई है और उसके अंदर आपको बहुत से खनिज भी देखने को मिलेंगे। तो उसका जो शिखर है वो अंडमान निकोबार माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ आता है लक्षद्वीप, जो कि समुद्री जीवों द्वारा बनाया गया है। जैसे प्रवाल बनते हैं, कोरल बनते हैं, वैसे ये द्वीप बने हैं और इनको जीवों ने बनाया है। तो ये हो जाता है लक्षद्वीप। तो इस तरीके से आप 6 हिस्सों के अंदर भौगोलिक विशेषताएं देख सकते हो भारत की, जिससे कि आपको समझ में आए कि भारत किस तरीके से कार्य कर रहा है। यहाँ हर जगह के अपने कुछ रूल्स हैं, क्योंकि हर जगह के क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सा अलग है, अलग तरीके की परिस्थितियां हैं, तो आपको अलग तरीके से लोग देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये हो जाता है भारत का भौगोलिक विभाजन। आई होप आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही।
सी यू इन द नेक्स्ट वन।